नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बढ़िया। ठंड कैसी है उधर? इधर थोड़ा-सा कम है आज। अ मेरा नाम आरिफ रशीद है और मैं आप लोग का वापस से स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत यात्रा में, जो आप लोग कर रहे हैं इंटर्नशिप। और इस विषय जिस विषय में आप लोग कर रहे हैं, उस विषय का नाम है सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता। चलिए, एक छोटा-सा रिकैप हो जाए कि अब तक हम लोगों ने किया क्या है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो क्लास हुई थी, जहाँ पे हमने एक छोटा-सा हर चीज़ को टच किया था और समझा था कि समाज क्या होता है, राजनीति क्या होती है, उसकी जागरूकता क्या होती है। फिर हमने फर्स्ट थ्योरी क्लास में ये समझा कि समाज क्या होता है। सेकंड थ्योरी क्लास में हमने ये समझा कि राजनीति क्या होती है। और पिछले वीडियो क्लास में थ्योरी क्लास में हमने ये समझा था नागरिकता और नागरिक का कॉन्सेप्ट, आइडिया, विचार निकल के कहाँ से आया और आज के डेट में हमारी क्या क्या अधिकार होती हैं और हमारे क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो उस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे कुछ बुनियादी सवालों के पूछने जाने के कारण एक विचार निकल के आती है और वो विचार कैसे पूरी दुनिया में जीने का तौर तरीका बदल देती है। तो सबसे पहला हमने एथेंस, जो ग्रीस की कैपिटल है, राजधानी है, वहाँ पे देखा था कि कैसे लोगों को एक अनुमति मिली कि आपका भी आवाज़ होगा नियम और कानून बनाने में। उसके बाद हम रोमन एम्पायर में गए, इटली में, जहाँ पे ये हमने देखा कि कैसे लोगों को अधिकार इस चीज़ का मिला कि आप कोर्ट कैसे जा सकते हैं, आपको ट्रायल का, अपील का, ये सब की सुविधा मिलने लगी। आपको ये समझ में आने लगा कि किस नियम कानून का उल्लंघन करने से आपको क्या पनिशमेंट मिलेगा। उसका उसके बाद हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में आए थे माग्ना कार्ता में, जो इंग्लैंड में 1215 में लिखी गई थी, एक घोषणा पत्र थी। और उससे जन्म हुआ था हमारा पहला सांविधानिक लोकतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। फिर हम अपने देश में आए, भारत में, कि 1215 में भारत में क्या चल रहा था, कैसे अंग्रेज आए, उन्होंने हम पर गुलामी किया। फिर हमारे धुरंधरों ने उनकी धज्जियां उड़ा दी अपने अपने तौर तरीकों से, अपने अपने स्टाइल से। एंड उसके बाद हमने देखा कि संविधान कैसे बना और किस तरह सालों पहले जो एक विचार डेमोक्रेसी की निकल के आई थी, उसका लाभ हम लोग कैसे उठाए। कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय कितने सारे एंगल से चीज़ें को समझ के कॉन्स्टिट्यूशन बना। दो इम्पॉर्टेंट दिन हैं, 26 नवंबर और 26 जनवरी, एक कॉन्स्टिट्यूशन डे और दूसरा गणतंत्र दिवस। फिर हमने समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद कैसे हमें नागरिकता का अधिकार मिलने लगा। उस नागरिकता के अधिकार के मिलने के साथ साथ हमें और क्या क्या जिम्मेदारियां मिली। तो हमने तीन जिम्मेदारियां और तीन अधिकार देखे थे। स इफ यू रिमेंबर, आपको अगर याद होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये हमारे अधिकार हैं। और सफाई, सम्मान और सहभागिता, भागीदारी, पार्टिसिपेशन, ये हमारे जिम्मेदारियां हैं। तो ये अधिकार और जिम्मेदारियां हमारे मौलिक अधिकार और जिम्मेदारियां हैं, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने अपनी एक्टिविटी की बात की, जिसमें हमने डिसाइड किया कि हम एक ग्रुप डिस्कशन करेंगे। और ग्रुप डिस्कशन रहेगा किस टॉपिक पे, किस विषय पे। विषय था कि सिर्फ अधिकार का मतलब क्या होता है और बिना जिम्मेदारी अधिकार का क्या महत्व रहता है। आई होप उसमें आपने कुछ दिलचस्प पॉइंट्स निकाल के आए होंगे। और फिर फाइनली हमने आपके फील्ड विजिट के बारे में बात की कि आपको फील्ड विजिट में मैपिंग करना है। मैपिंग कहाँ कहाँ की करनी है? स्कूल, आंगनवाड़ी, पीडीएस शॉप और हेल्थ सेंटर्स, ये चारों जगह पे आपको मैपिंग करनी थी। आई होप आपने जो फील्ड विजिट किया होगा वो भी दिल लगा के बहुत ही अच्छे से किया होगा। तो चलिए, आज आते हैं, जूझते हैं समस्याओं से, कि जब समाज होता है तो उसमें समस्याएं होती है।
और जब समस्याएं होती है तो उसका समाधान कैसे निकाला जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक का नाम है समस्या और उसके समाधान का सफर, कागज से लेकर जमीन तक। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए आपसे एक साधारण सा सवाल पूछता हूँ। मानिए एक गांव है जिसमें पूरे गांव में एक्चुअली लोग ना भूख के कारण मर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? भूखमरी की समस्या, उस गांव में भूखमरी की समस्या है। दूसरा गांव है जहां पे जो भी रीजन के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? शिक्षा की समस्या बच्चों में, उस गांव के बच्चों में। या फिर एक पूरा गांव है जो बीमार से पीड़ित है, उसके कारण उनकी तबीयत खराब हो रही है, तो बीमारी की समस्या। तो ये सारे हो जाते हैं समस्या। अब आप ये भी बोल सकते हो कि सर कपड़वा धोए थे, 2 दिन से धूप पे नहीं आया, सुखबे नहीं किया, तो क्या ये समस्या है क्या? हाँ, ये भी समस्या है, ये भी समस्या है, लेकिन ये आपका निजी मामला है, ये आपका प्लानिंग की गलती है, या फिर आपको ज्यादा टाइम और देना चाहिए, वेट करना होगा जब धूप आएगा। लेकिन जिस समस्या की मैं बात कर रहा हूं वो ऐसे समस्या है जो आपके दिनचर्या में जीने में बाधाएं डालती है। लेट सपोज मैं अभी यहाँ पे बैठ के आपके साथ वीडियो बना रहा हूं और अचानक से लाइट चली जाती है, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ निजी समस्या है? जी नहीं, यहाँ पे ये एक, और 2 घंटे तक लाइट नहीं आ रही है, तो यहाँ पे ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान सरकार निकाल के देगी मुझे। तो आप ये समझो कि जहां पर समस्याएं होती है, सामाजिक समस्याएं होती है, वहां पे सरकार का काम चालू हो जाता है। और सामाजिक समस्याएं क्या हो जाती है? सामाजिक समस्या वो हो जाती है जो आपके पेट को, जो आपकी शिक्षा को, जो आपके स्वास्थ्य को और जो आपकी सुरक्षा को छूती हो। ऐसी समस्याओं को सामाजिक समस्या कहते हैं। और जब ऐसे सामाजिक समस्याएं निकल के आती हैं, तब जाके सरकार का काम चालू होता है। तब जाके सरकार उस समस्याओं का समाधान निकालने के लिए योजनाएं बनाती हैं। ये जो योजनाएं होती है ना, ये किसी पे एहसान नहीं करती हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो भी सामाजिक समस्या है उसको डील करने के लिए, उसका समाधान निकालने के लिए कोई ना कोई योजनाएं बनाए। बिकॉज ये समस्याएं ऐसी होती है जो आप डे टू डे लाइफ में महसूस करते हो, तो और इसे अगर नहीं इसका समाधान निकाला जाए तो समाज अच्छे से ऑपरेट नहीं करेगा, समाज अच्छे से नहीं चलेगा। ये योजनाओं को अंग्रेजी में स्कीम कहते हैं। तो कागज पे कोई भी नियम, कानून, स्कीम, योजनाएं जो बोल लो, वो लिख लेने से क्या जमीन तक उसका असर दिखता है? जी नहीं। कागज पे कुछ लिखा रहना और जमीन पे उसका लागू होना, ये दो बहुत अलग अलग चीजें हो जाती है। जस्ट बिकॉज कागज पे कुछ लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि जमीन पे वो फॉलो हो ही रहा हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, डाउरी सिस्टम आज भी चलता है, कास्ट में असमानता आज भी चलता है। तो ये सब कानूनी जुर्म होने के बावजूद इसका उल्लंघन तो डे टू डे लाइफ में हो ही रहा है। तो अब किया क्या जाए? सवाल सवाल से आएंगे विचार। तो अब किया जाए, और यहां पे आते हैं आप और मैं, नागरिक, सिटीजन। कैसे? सवाल करने का अधिकार जो हमें मिला है। मानता हूं कि सिस्टम में एक व्यक्ति, एक सिटीजन चींटी के बराबर है, लेकिन वो कहानी तो आपने सुनी ही होगी कि एक चींटी भी अगर चाह ले तो हाथी को घुटनों के बल ले आता है। तो इधर तो 2 चींटी है। तो अब सवाल करे कैसे, क्या जाए? सरकार जो है ना, योजना जो बनाती है वो बनाती जरूर है समाज के बेटरमेंट के लिए, बट अगर जमीन तक वो नहीं पहुंचता, उसका इफेक्ट नहीं दिखता है, तो सवाल तो सिटीजन ही करेगा, क्योंकि
घाटा तो नुकसान तो उसी का हो रहा है। अगर वो लागू हो गया तो फायदा भी उसी का होगा, और अगर हम नहीं बोलेंगे तो सिस्टम सुधरेगा कैसे? ये याद रखना, ये जरूर याद रखना कि सरकार योजनाएं जरूर बनाती है, बट चलती तब है जब एक नागरिक उसके प्रति जागरूक होता है। तो आज हम ऐसे 4 योजनाओं के बारे में बात करेंगे जिसके कारण, जो एक्चुअली लाई गई थी ताकि गाँव के लोगों को थोड़ी सुविधा हो सके, जिनका जीवन थोड़ा सरल हो सके। ये 4 योजनाएँ क्या-क्या हैं? ये 4 योजनाओं का नाम है, सबसे पहले राशन वाली स्कीम, ठीक है? जिसे हम लोग पीडीएस बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हिंदी में बोले तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सेकंड हो जाता है मिड डे मील, जो स्कूल्स में खाना मिलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मध्याह्न भोजन योजना। तीसरा हो गया आपका हेल्थ सिस्टम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और चौथा हो जाता है स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति, ठीक है? तो इन 4 योजनाओं के बारे आज हम जानेंगे, और इनके इतिहास के बारे जानेंगे कि था ना कि हम लोग अपने देश के इतिहास में आएँगे और जानेंगे कि ये सारे योजनाएँ लाई क्यों गई थी? और ये भी जानेंगे कि यार क्या ये ज़मीन तक लागू हो रहा है? सबसे पहला स्कीम योजना जो रहेगा वो है राशन स्कीम। पीडीएस बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो होता क्या है ये राशन स्कीम, और ये आया, इसका इतिहास क्या है? तो आप ये समझो ना कि देश आज़ाद जब हुआ ना, तो देश आज़ाद होने के बाद देश के पास चुनौती थी बीमारी की और भुखमरी की। लोग भूखे थे, घर-घर तक अनाज नहीं पहुँच रहा था। ये जो राशन स्कीम है ये एक्चुअली अंग्रेज़ों की देन है, उन्होंने पहले ही लागू करके रखा था, और भारत ने आज़ाद होने के बाद उस चीज़ को कंटिन्यू रखा। लेकिन हो क्या रहा था कि ये जो राशन स्कीम सिर्फ़ और सिर्फ़ शहरों तक पहुँच रहा था, गाँव तक ही नहीं पहुँच रहा था, और उस समय 90% इंसान उस समय गाँव में ही रहते थे। फिर सरकार ने सोचा कि अगर अनाज शहरों तक पहुँच सकता है तो गाँव तक क्यों नहीं? गाँव के लोग क्यों भूखे मरें? फिर उन्होंने ये जो पीडीएस सिस्टम है इसको और थोड़ा मजबूत किया और थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया, एंड सिस्टम को इस तरह बनाया कि गाँव तक ये पहुँच सके। कैसे बनाया जानते हैं। तो हुआ क्या कि 1950 में सरकार ने पीडीएस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया। कैसे स्ट्रॉन्ग किया? उन्होंने किसानों से अनाज डायरेक्टली खरीदना चालू किया और गोडाउन में स्टोर करना चालू कर दिया, और गोडाउन से राशन की दुकान तक पहुंचाते थे, और राशन की दुकान से गांव के घरों तक पहुंचाते थे। तो ये एक सिस्टम बन गया था। लगभग 1965 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी स्थापना हुआ था, जो इस चीज़ की देखरेख करने लगा, डिस्ट्रीब्यूशन देखरेख करने लगा। तो पीडीएस का मेन उद्देश्य ये था कि वो गरीब को, भूखे को अपने हालात में नहीं छोड़ना चाहते थे। वो एक सिस्टम था जो गरीबी और भुखमरी के अगेंस्ट पे लड़ना चाहती थी, और इसीलिए ये पीडीएस को और भी स्ट्रॉन्ग बनाया गया था। फिर 1960 में एक नई दुविधा चालू हो गई देश के सामने। 1960 में सरकार को ये रियलाइज़ हुआ कि यार सिस्टम तो बन गया है, लेकिन यार अनाज की कमी हो गई है। अनाज उतना था नहीं जितने लोग हैं। तो उस समय हालात ऐसी थी कि देश को अमेरिका से कुछ अनाज माँगने, इम्पोर्ट करने पड़े। लेकिन ये कब तक चलता, ये तो लंबी दौर का घोड़ा तो होना नहीं था ये, कि बार-बार अगर हम दूसरे देश से अनाज लेते रहेंगे तो फिर वो चलेगा नहीं। तब उन्होंने एक नया रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं जिसे। एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी हुई। खेती करने वाले किसानों को उपजाऊ बीज मिलने लगा, इरिगेशन में हेल्प में मदद मिलने लगी, फर्टिलाइजर्स मिलने लगे, तो उससे अनाज की जो ग्रोथ थी बहुत ज़्यादा होने लगी। गेहूं और चावल हरियाणा और पंजाब में अधिकांश में होने लगे। तो उससे जो डर था कि भुखमरी हो जाएगी देश में, वो डर का एक सॉल्यूशन निकल के आया, ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद भी ये नोटिस हुआ कि यार सिस्टम बना हुआ है, अनाज भी है हमारे पास, लेकिन फिर भी गांव तक नहीं पहुंच रहा है।
तो और जबकि इस पीडीएस सिस्टम को ना 1950 में ही नेशनल स्कीम बना दिया गया था, पूरे देश में लागू कर दिया गया था, फिर भी गांव तक नहीं पहुंच रहा था। फिर उन्होंने कुछ कदम उठाए। वो कदम क्या थे? उन्होंने गांव-गांव में राशन दुकान खोले। राशन दुकान खोलने के बाद उन्होंने सब्सिडाइज रेट में जो खाने के लिए जो सामान होते हैं उसको बेचना चालू किया। बीपीएल आया था उस समय कॉन्सेप्ट। बीपीएल मतलब बिलो द पॉवर्टी लाइन। एक लिमिट होता है कि इसके नीचे अगर आपकी इनकम है तो आप बीपीएल में आते हो, बिलो द पॉवर्टी लाइन में आते हो। वो उस समय निकल के आया था। तो पीडीएस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग किया गया ताकि जो अनाज है वो गांव गांव तक, घर घर तक पहुंच सके। तो उस समय सरकार ने ये जिम्मेदारी उठा ली कि यार भुखमरी के खिलाफ उनकी एक जंग चालू हो गई है और उस जंग को पीडीएस के द्वारा जीतना पड़ेगा। तो ये था हमारा पहला योजना, पहला स्कीम, जिसे राशन स्कीम या फिर पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नाम पे जाना जाता था। ये एक जंग थी भूख के खिलाफ। दूसरा स्कीम है मिड डे स्कीम। तो समझते हैं कि ये मिड डे स्कीम आई क्यों, प्रॉब्लम क्या था, समस्या क्या थी जिसके कारण ये स्कीम लगाना पड़ा। तो आप ये समझो ना, देश तो आजाद हो गया और भूख के खिलाफ एक जंग भी चालू हो गई थी। फिर सरकार ने डिसाइड किया कि यार अब हम एजुकेशन पे भी थोड़ा ध्यान देते हैं। तो 1968 की सरकार ने जो हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बात की थी, एनपीई लाया था कि जहां पर एजुकेशन को, पढ़ाई लिखाई को महत्व देने की बात की गई थी। 1986 में वापस उसमें थोड़े बदलाव लाए गए और बोला गया कि नहीं, पढ़ाई लिखाई अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन होता क्या था, बच्चे स्कूल पहुंचते नहीं थे, बच्चे स्कूल जाते नहीं थे। नाम तो लिखा रहता था बट अटेंडेंस नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी यार? अगर घर पे 4 लोग हैं और खाना सिर्फ 2 लोगों का है, तो फिर बच्चों को स्कूल भेजने से क्या पेट भर जाएगा? पापी पेट के लिए तो हम और आप सब भागे पड़े हुए हैं। तो गरीब घर के जो बच्चे होते थे उन्हें बाहर मार्केट में भेज दिया जाता था मजदूरी करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, क्योंकि उनके माँ बाप का ये सोचना था कि पढ़ाई लिखाई करके पेट तो नहीं पलने वाला, 2 लोगों का एक्स्ट्रा खाना तो नहीं आने वाला, इसलिए बच्चों को मजदूरी और काम के लिए लगा दिया जाता था। और जैसे मैंने पहले कहा कि स्कूल में बच्चों के नाम तो हुआ करते थे लेकिन अटेंडेंस नहीं होता था। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, इस समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहले तमिलनाडु की जो सरकार थी उन्होंने एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट किया, एक छोटा-सा प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया कि ये मिड डे मील जो स्कीम है वो तमिलनाडु में लागू किया। उससे अटेंडेंस तो लोग बच्चों की बढ़ गई, बच्चे स्कूल आना चालू कर दिए। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम ये था कि ये पूरे देश भर में लागू नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में चल रहा था। ये लगभग 1990s 1980s की बात है। फिर आया एक बदलाव, एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हुआ यूं कि 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि ये मिड डे मील स्कीम जो है, ये देश भर में सारे स्कूल्स में लागू होनी चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल्स में लागू होनी चाहिए। लेकिन ये हुआ कैसे? ये अगेन हुआ एक सवाल से। एक सवाल पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से कि यार अगर गोडाउन में इतना सारा खाना पड़ा हुआ है तो बच्चे, ये रीज़न, अगर घर के बच्चे नहीं जा रहे हैं स्कूल में कि क्योंकि उन्हें पेट पालना है और कमाना है तब जाके घर पे रोटियाँ पकेंगी, तो उसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम स्कूल में खाना दे दें, और गोडाउन में तो खाना पड़ा ही हुआ है, सड़ रहा है पढ़-पढ़ के। तो इस जो सवाल जो पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट में, उसको पीआईएल बोलते हैं। पीआईएल हो जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो एक सवाल पूछा गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि सच में गोडाउन में खाना पड़ा हुआ है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तब जाकर 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला लिया और बोला कि इसे देश भर में लागू कर देना चाहिए। और ये भी कहा कि गवर्नमेंट स्कूल में ना सिर्फ खाना मिले बट एक पोषक आहार मिले जिससे बच्चे की सेहत भी अच्छी रहे। उन्होंने ये कहा कि अगर एक बच्चा भूखा है तो वो भूखे पेट में कोई पढ़ नहीं सकता, और जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो देश आगे बढ़ेगा नहीं।
इसलिए मिड डे मील स्कीम को देश भर में लागू कर दिया गया। और ये राज्य की जिम्मेदारी होती थी कि अपने-अपने मुख्यमंत्रियों की एक्चुअली जिम्मेदारी होती थी, राज्य की सरकार की जिम्मेदारी होती थी कि अपने-अपने गवर्नमेंट स्कूल में ये जो मिड डे मील स्कीम है वो अनिवार्य होए। इससे हुआ क्या कि इससे डेफ़िनेटली बच्चों की तादाद स्कूल में आने की जो तादाद है वो बढ़ गई। और सबसे खूबसूरत बात ये हुई कि एक साथ बच्चे किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के बैठ के खा रहे हैं। और पहले लड़कियों को पढ़ाने की उतनी अनुमति होती नहीं थी। और जब ये स्कीम आया, सबसे बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ हो गया कि लड़कियों को भी स्कूल भेजा गया ताकि कम से कम पेट तो पल सके उनका, पेट तो भरा रहे, इस बहाने पढ़ाई भी हो जा रही थी। तो ये जो मिड डे मील स्कीम जो है, ये भूख के खिलाफ की जंग नहीं थी, वो तो पीडीएस कर ही रहा है। ये मिड डे मील स्कीम जो है, बच्चों को स्कूल छोड़ने के खिलाफ की लड़ाई थी। और अगर पेट पूजा फिर काम दूजा बोलते हैं ना। और भरे पेट से बच्चों का दिमाग खुलने लगा। तो ये हो जाता है आपका मिड डे मील स्कीम का इतिहास। और ये क्या समस्या हुई जिसके कारण ये योजना लाना पड़ा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट योजना पे, जो है स्वास्थ्य केंद्र, जिसके अंदर 3 भाग हैं। पहला हो जाता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य केंद्र को इंग्लिश में हेल्थ सेंटर बोलेंगे। एंड इसके अंदर 3 भाग है। पहला हो जाता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। दूसरा हो जाता है सब सेंटर, उप केंद्र। और तीसरा आशा वर्कर्स। इन इन तीनों चीजों के बारे में थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। ये जो स्वास्थ्य केंद्र की जो नींव है ना, ये बहुत पहले ही डाली जा चुकी थी। बात है सन 1946 की, जब अपना देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। 90% लोग गाँव में रहते थे। और स्वास्थ्य का कोई सिस्टम हुआ नहीं करता था। तो अंग्रेज़ों ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम दिया गया था भोर कमेटी। उस कमेटी ने एक सर्वे किया और देखा कि यार गाँव के लोगों के पास स्वास्थ्य का कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। वो बीमार पड़ते हैं तो उनके पास इनफ पैसा होना चाहिए ताकि शहर में जाकर अपना इलाज करा सके, नहीं तो फिर भगवान भरोसे। तो मतलब ये समझ में आया भोर कमेटी के रिपोर्ट के द्वारा कि सिस्टम तो इंडिया में मौजूद है लेकिन गांव तक नहीं पहुंच रहा है। इस कमेटी को हेड किया था सर जोसेफ भोर ने, जो भारत के लोक सेवक रह चुके हैं। इसीलिए इस कमेटी के रिपोर्ट को इंडिया सेंट्रिक रिपोर्ट माना जाता है, कि इंडिया से जुड़ा हुआ रिपोर्ट माना जाता है, इंडिया का ही रिपोर्ट माना जाता है। उस कमेटी ने सर्वे के बाद ये पता किया कि गाँव में जो लोग मर रहे हैं, ख़ास करके माताएँ जो बच्चों को डिलीवरी दे रही थी, उनकी हालात बहुत ख़राब थी। और छोटे बच्चे, उनको वैक्सीनेशन टीका नहीं मिल रहा था तो उनकी हालात बहुत ख़राब थी। तो गाँव में जितने भी लोग मर रहे थे वो इसलिए नहीं मर रहे थे कि हमारे पास सुविधाएँ नहीं थी, वो इसलिए मर रहे थे बिकॉज़ सुविधाएँ उन तक नहीं पहुँच रही थी। फिर उस रिपोर्ट के बाद भोर कमेटी ने रिकमेंड किया कि हर गाँव के पास एक बेसिक हेल्थ सर्विस सेंटर होना ही चाहिए। इसका मतलब ये हो जाता है कि उस बेसिक हेल्थ सर्विस सेंटर में आपको एक ट्रेन्ड वर्कर मिलेगा, बेसिक दवा मिलेगी, बच्चों की डिलीवरी देने में मदद मिलेगा। इसलिए भोर कमेटी के मेंबर्स ने 3 लेवल का एक हेल्थ केयर सिस्टम डिफाइन किया था, वो भी 1946 में, याद समझो। तो वो 3 लेवल कैसे हो गए थे कि यार गाँव में हमें उपकेंद्र मिलेंगे, सब सेंटर्स मिलेंगे। गाँव के समूह में हमें पीएचसी मिलेगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिलेगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिलेगा और शहर और ज़िला में हॉस्पिटल होगा। तो ये उपकेंद्र और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में होना क्या चाहिए था या होना क्या चाहिए? उपकेंद्र में होना क्या चाहिए? उपकेंद्र में आपका वैक्सीनेशन टीका लगाने की सुविधा होनी चाहिए, गर्भवती का टेस्ट होने की सुविधा होनी चाहिए, फैमिली प्लानिंग की सुविधा होनी चाहिए ताकि बच्चों को ना टीका लगाने के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े, वैक्सीनेशन आपके घर के पास ही मौजूद रहे। फिर दूसरा इसका लेवल था प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का। इसमें क्या होना चाहिए? बेसिक चीज़ें जो होती हैं, डॉक्टर, नर्स, बेसिक दवाइयाँ, फिर डिलीवरी, बच्चों की डिलीवरी करने की सुविधा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये इसलिए
क्योंकि भोर कमेटी के मेंबर्स ने जब सर्वे किया उसके बाद ये डिसाइड किया कि यार गांव को ना शहर मत भेजो इलाज करने के लिए, इलाज को गांव तक लाओ, तब जाके गांव भी स्वस्थ होगा। और इसके कारण प्राइमरी हेल्थ सेंटर का स्थापना हो गया। उसके बाद तीसरा जो हम जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो तो शहरों में होते हैं, उसकी बात आज हम नहीं करेंगे। तीसरा जो हम देखना चाहते हैं वो आशा होता है। आशा का फुल फॉर्म हो जाता है ए फॉर अक्रीडेटेड, एस फॉर सोशल, एच फॉर हेल्थ, ए फॉर एक्टिविस्ट, ASHA, अक्रीडेटेड, सोशल, हेल्थ, एक्टिविस्ट, ASHA, ठीक है, आशा। तो इनका काम क्या होता है? बोलते हैं ना कि आशा दीदी बोलेंगी तभी हम अस्पताल जाएंगे। आशा दीदी ऐसा कब बोलती है और उनका काम क्या होता है? तो आशा दीदी का बेसिकली काम क्या होता है ना कि वो औरतों को बच्चे डिलीवरी करने में मदद करें। बिकॉज हेल्थ सेंटर्स तो हो गए थे बट डॉक्टर्स अभी भी नहीं मिल पा रहे, तो उसका अलग रीजन है, उसका अलग कारण है। आज भी अगर मैं बीच में केरला गया था, केरला त्रिशूर करके एक जगह है, वहाँ पर 6 महीने रहा था। वहाँ पर त्रिशूर मेडिकल कॉलेज के आजू बाजू बस डॉक्टर्स के लाइफस्टाइल को पढ़ने गया था मैं, कि उनका दिनचर्या कैसा चलता है। तो कुछ डॉक्टर्स लोगों से जब बात हुई तो मैंने उनको बोला कि यार आप लोग हमारे तरफ क्यों नहीं आते? आप लोग अगर केरला केरला बहुत पढ़ा लिखा राज्य है, तो वहाँ पर तो भर भर के डॉक्टर्स हैं। तो अगर वहाँ पर अगर नौकरी नहीं मिलती आपको, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फुल हो जाता है वैकेंसीज, तो आप दूसरे शहरों में चल जाते हैं बट गांव देहात में नहीं आते। तो उनका कहना है कि गांव देहात तो हम आ जाएंगे बट आपके गांव देहात में क्या हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? वैसी सुविधा है? कम से कम शहरों में तो मिल जाता हमें वो सुविधा। तो आज के डेट में अगर ये हाल है, तो फिर उस जमाने में तो और भी खराब हुआ करता था। तो डॉक्टर्स नहीं हो पाते थे, तो फिर ये आशा दीदी का कॉन्सेप्ट आया। तो आशा दीदी का काम रहता है वही बच्चों गर्भवती महिलाओं को बच्चे डिलीवर करने में मदद करना, बच्चों को टीका लगाना, उन छोटी मोटी दवाइयाँ हॉस्पिटल ले जाने में मदद करना, और छोटे मोटे ट्रीटमेंट का काम रहता है आशा दीदी का। ये सोच रहे हो 1946 में डाली हुई नींव आज तक चल रही है, और चल रही है तो कैसे चल रही है वो तो आप ही लोग बताएंगे। तो ये हो गया आपका स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ सेंटर स्कीम, जो कि अनिवार्य होना चाहिए गांव देहात में। अगर स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो जीवन जी के क्या फायदा? ये हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है। फिर उसके बाद लास्ट जो स्कीम हम देखने वाले हैं वो स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप को हिंदी में कहते हैं छात्रवृत्ति, ठीक है। बाप रे बाप, बहुत भारी वर्ड है यार, पहली बार सीख रहा हूँ मैं भी। तो स्कॉलरशिप को हिंदी में कहते हैं छात्रवृत्ति, ठीक है। अब इसके बारे में आज थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। तो ये स्कॉलरशिप की कॉन्सेप्ट आई कहाँ से? यार जीवन का एक सत्य समझो, जीवन में ना हर कोई सेम जगह से ना रेस चालू नहीं करता। कोई आगे रहता है, कोई पीछे रहता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, पता नहीं, और इच्छा भी नहीं है जानने की, बट यही है जो है। तो जब ये लोगों को समझ में आया कि ये तो थोड़ा सा इम्बैलेंस है, तब जाकर ये स्कॉलरशिप का कॉन्सेप्ट निकल के आया। सवाल आ जाता है कि यार जब स्कूल इतने सारे खुले हुए हैं तो सब पढ़ क्यों नहीं पाते हैं? भारत में अंग्रेजों के आने से पहले भेदभाव तो बहुत थे, पढ़ाई लिखाई के मामले में खास करके। पढ़ता वो था जो इलाइट क्लास में ऊपरी वर्ग में बिलोंग करता था। गरीबों को, आदिवासियों को, दलितों को पढ़ने का कोई मौका नहीं मिलता था। तो एक ही वर्ग था जिसे पढ़ने का मौका मिलता था। अंग्रेजों के आने के बाद पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस तो खुले, लेकिन फीस लगा दी गई। अब भी यही हुआ कि कुछ एक वर्ग के लोग ही पढ़ पाएंगे, बाकी का लोगों का कोई ठेका नहीं। उस समय कुछ स्कॉलरशिप्स थी बट वो सिर्फ और सिर्फ टैलेंटेड लोगों के लिए थी, या फिर वैसे लोगों के लिए थी जो ब्रिटिश राज को सपोर्ट करते थे, बाकियों को ठेंगा, बाबा जी का ठुल्लू। तो यही होता था ब्रिटिश राज में। उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेजों के जाने के बाद बना हमारा संविधान,
और संविधान में आर्टिकल 14 हमें बराबरी का अधिकार देता है। आर्टिकल 15 हमें भेदभाव से मना करता है और आर्टिकल 15 का चौथा भाग और 15 का 5वां भाग पीछे छूट गए वर्गों को एक स्पेशल प्रोविजन देता है ताकि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक मौका देता है जो सालों से की गई नाइंसाफी का पढ़ाई लिखाई के मामले में, ताकि पढ़ने लिखने का मौका सबको मिल सके और जो पीछे छूटा हुआ है, रेस समझ लो ना, एक रेस की लाइन है, सब यहाँ खड़े हैं, कुछ लोग पीछे खड़े हैं। स्कॉलरशिप और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई स्कॉलरशिप के कारण जो पीछे छूटे हुए हैं उन्हें रेस के लाइन पे सबके बराबरी के साथ खड़ा कर देता है। तो ये करता है स्कॉलरशिप जैसे कि एससी स्कॉलरशिप, एसटी स्कॉलरशिप वगैरह वगैरह बहुत सारे स्कॉलरशिप्स निकले हुए हैं। तो ये समझ लो स्कॉलरशिप जो होते हैं वो पिछड़े हुए वर्गों को आगे बढ़ाने का एक मौका देता है। फिर भारत सरकार ने राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया जिसमें स्कूल एजुकेशन अनिवार्य रहा और स्कूल एजुकेशन हमारा अधिकार बन गया। लेकिन जो हायर एजुकेशन है वो आज के डेट पे भी महंगी है और उसका बहुत ही अलग रीज़न है। और शायद ये महंगाई एजुकेशन की हमेशा बढ़ती ही रहेगी जब तक कि आप सवाल पूछना चालू ना करें। सो फिर आज के डिजिटल वर्ल्ड में स्कॉलरशिप को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, करप्शन हटाने के लिए और पैसे जो है बच्चों के अकाउंट में डायरेक्टली जाने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल खोला गया जिससे ये सारे फायदे हो सके। बट क्या होते हैं ये तो आप ही बताओगे। तो ये हो जाता है हमारा स्कॉलरशिप्स का स्कीम। तो अब हमें करना क्या है, आप एज यूजुअल फील्ड विजिट पे जाएंगे, ठीक है। आप कोई भी स्कीम चूज कर लें। आप हेल्थ सेंटर चूज कर सकते हैं जिसमें आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर आ जाता है। आप स्कूल चूज कर सकते हैं जिसमें स्कॉलरशिप या मिड डे मील आ जाती है, या फिर आप राशन वाली स्कीम चूज कर सकते हैं। आप कोई भी स्कीम चूज कर ले, बट इसका ध्यान रखें कि कोई भी स्कीम छूटे ना। कोई भी ऐसा ना है कि सभी कोई एक ही स्कीम पे ध्यान दे और कोई एक पर्टिकुलर स्कीम निगलेक्ट हो जाए, छूट जाए। तो आप लोग इंडिविजुअल जा सकते हैं, अगर चाहें, अगर परमिशन है तो ग्रुप में भी जा सकते, बट मेक श्योर ये जो स्कीम्स हैं ना आप इसको फील्ड विजिट पे अच्छे से करें और खुद से सवाल करें कि जो भी समझा आपने वो क्या यहाँ पे लागू हो रहा है, क्या जमीन पे लागू हो रहा है क्या, एंड फिर अगर लागू नहीं हो रहा है तो उसके रीजंस लिखें, हाँ या ना। हाँ तो ओके, कैसे लागू हो रहा है, क्या क्या लागू हो रहा है, ना तो क्यों नहीं लागू हो रहा, उसके पीछे का कारण क्या है। तब जाके तो समझ में आएगा कि यार कागज पे तो सरकार ने हमें हमेशा सुविधाएं दी हैं, बट क्या है वो सुविधाएं हम तक पहुंच रही है, ये जानना हमारा अधिकार है, उस पर सवाल करना हमारा अधिकार है। तो दिल लगा के करें। थोड़ी सी तबीयत खराब है मेरी तो इसलिए चेहरा अजीब सा लग रहा होगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। दिल लगा के आप मेहनत करें, इस पे सवाल उठाएं, क्योंकि अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस कि एक सवाल पता नहीं कैसे दुनिया बदल दे। तो इसके साथ खत्म होता है हमारा आज का लंबा सा बहुत ही हेवी टॉपिक, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगले टॉपिक पे हम क्या बात करने वाले हैं, अगले टॉपिक पे हम जानेंगे रोजगारी पे, रोजगारी बेरोजगारी पे, कि अगर कोई बेरोजगार है तो वो बेरोजगार क्यों है, क्या वो उसके पास वो स्किल्स नहीं है, वो डिग्री नहीं है नौकरी पाने की, या डिग्री और स्किल्स है लेकिन नौकरी मार्केट में नहीं है। कौन से स्किल्स वैलिड होते हैं, गांव में कोई लोकल अपॉर्चुनिटीज, गांव और आपके शहर में कोई लोकल अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं, जो भी आप पढ़ाई किए हैं, जो भी आप स्किल्स एक्वायर किए हैं, हासिल किए हैं, डिग्री हासिल किए हैं, उसके तादाद, उसके बेसिस पे उसके बेसिस पे गांव में कोई अपॉर्चुनिटीज, आपके शहर में कोई अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं। बेसिकली हम सबका अवेयरनेस के बारे जानेंगे कि रोजगारी और बेरोजगारी हो क्यों रही है। तो मिलते हैं अगले थ्योरी टॉपिक पे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, दिल लगा के पढ़ें, सर्द से बचें और एक जिम्मेदार नागरिक बने। थैंक यू, नमस्ते।